आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कुछ लोगों को इसका बेसिक आइडिया भी नहीं होता कि आखिर आईपीओ होता क्या है, लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर सुना होता है कि यार किसी फलाने बंदे ने किसी आईपीओ में पैसे लगाए थे, उसके पैसे डबल हो गए। तो क्या सिर्फ आईपीओ में पैसे डबल ही होते हैं या फिर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है या कुछ नुकसान भी होता है? अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी आईपीओ में, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगी और बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पता लग जाएगा आईपीओ क्या होता है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ये सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आईपीओ आखिर होता क्या है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपको मैं बिल्कुल एक इजी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान के चलो आपकी सिटी में कोई एक कंपनी है, उसके जो है 2 या 3 प्लांट है डिफरेंट सिटीज में। अब वो कंपनी क्या चाहती है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। अब वो क्या करती है कि यहाँ पर जो 2 या 3 प्लांट हैं, अब वो चाहती है कि मेरे जो प्लांट हैं वो उनकी जो है काउंटिंग बढ़ जाए, वो 5 या 6 जगह या 10 जगह अपने प्लांट को बढ़ाना चाहती है और अपनी कंपनी को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती है। तो अब जब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके लिए उसे जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कैपिटल की, यानी कि पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो पैसे की रिक्वायरमेंट कहां से पूरा कर सकती है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो उसके पास आएगा कि वो जो है अपना लोन ले ले, मतलब बैंक के थ्रू या जो लोन होता है उससे पैसा उठा ले। या फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि वो इन्वेस्टर या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा ले ले। अब तीसरा ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक से पैसा ले ले। अभी तक क्या है, कंपनी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक नहीं है। तो दैट मीन्स अगर आईपीओ वो कंपनी लेके आ रही है तो अभी वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि जो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। तो अगर उसको पब्लिक से पैसा लेना है तो उसको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी और अपना आईपीओ लेके आना होगा। जब वो आईपीओ अप्रूव हो जाएगा, तो वो आईपीओ जब अप्रूव होगा तो उसके बाद उसकी लिस्टिंग होगी हमारी 2 जगह पर, एनएसई और बीएसई। अब वो चाहती है कि एनएसई पर हो या बीएसई पे हो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो कंपनियां हैं वो दोनों जगह, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई, वो दोनों जगह पे अपना आईपीओ लेके आती हैं। अभी आपको ये पता लग गया कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है तो अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इसके अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है कि अगर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है? बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो कंपनी के पास पहले से ही बहुत सारी बोरोइंग है, यानी कि बहुत सारा डेट है, कंपनी पे कर्जा चढ़ा हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, अब उस कर्जे को उतारने के लिए भी आईपीओ लेके आती है कि पब्लिक से पैसा लिए जाए और उसके बदले में पब्लिक को शेयर्स दे दिए जाए अपनी कंपनी के, और उनसे जो पैसा मिलेगा अब उससे अपनी उधारी चुका दी जाए। एक ये रीजन भी होता है कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आती है। तो ये 2 रीजन आपको पता चल गए जिसकी वजह से कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। तो इसके अलावा भी कोई रीजन होता है कि जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लेके आती है? तो बिल्कुल एक और रीजन होता है। मान लो किसी बड़े निवेशक ने या फिर बड़े इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं अपने पैसे यानी कि अपना शेयर बेच दूं। तो वो जो अपने शेयर बेचता है वो आईपीओ लॉन्च करते हैं और अपने हिस्से के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को बेच देता है, और उसके बदले में जो उसको पैसे मिलते हैं आईपीओ के थ्रू वो इस इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो मोटा मोटा ये 3 ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लेके आती है। पहला, उसे अपना एक्सपेंशन करना है। सेकंड, उसको अपना जो बोरोइंग है उसको चुकाना होता है। या फिर थर्ड, जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो अपना शेयर बेच रहे होते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। जो हमारा थर्ड वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। अभी आपको पता लग गया आईपीओ होता क्या है और आईपीओ कंपनी क्यों लेके आती है। अब उसमें सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें मेजरली 3 कैटेगरी के लोग आते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 QIB, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये लोग कौन होते हैं? बेसिकली ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे पैसा लगाते हैं। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की कंपनियां। अब आप इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस के बदले आप प्रीमियम पे करते हो। जो इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं वो बड़े बड़े जो इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं वो भी आपका आईपीओ में पैसा लगाती हैं। जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं वो भी आईपीओ में पैसा लगाती हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी इन आईपीओ में पैसा लगाते हैं। उनको बोला जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि QIB। मोस्टली हर एक आईपीओ में 50% कोटा जो है इन लोगों के लिए रिजर्व होता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड कैटेगरी, जो कि होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जिन लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा होता है वो बड़े बड़े लॉट्स में अप्लाई करते हैं, मतलब काफी ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं आईपीओ में। तो सेकंड कैटेगरी वो होती है, और इनके लिए जो कोटा रिजर्व होता है वो होता है अप्रोक्स 15% का। ओवरऑल 50% हमारा QIB के लिए और 15% HNI के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है।
और जो बचा हुआ 35% का कोटा है वो हमारा रिटेलर्स के लिए रिजर्व होता है। जैसे कि आप और मैं जो आम लोग होते हैं उनके लिए 35% का कोटा जो है किसी भी आईपीओ में मोस्टली रिजर्व होता है। सो अगर आप किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। सो अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको क्या आईपीओ 100% मिल जाएगा, और अगर मिल भी जाएगा तो क्या उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा या लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितने चांसेस होते हैं आईपीओ मिलने के। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये भी समझाता हूं। मान लो एक कंपनी आई टाटा टेक्नोलॉजी, अब उसने अपने 100 शेयर्स निकाले, जिसमें उसने 50% जो शेयर्स हैं वो अपने क्यूआईबी के लिए रिजर्व कर दिए, 15% शेयर उसने एचएनआई के लिए रिजर्व कर दिए। आप और मैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी में, जहां पर आपको 35% का ही कोटा रिजर्व मिलेगा रिटेल कैटेगरी के लिए। अब यहां पर 100 में से 65 शेयर जो है वो हमारे एचएनआई और क्यूआईबी के लिए रिजर्व है, यानी कि रिटेल के लिए बचे 35 शेयर। अब मान लो 35 शेयर्स को लेने के लिए अगर 35 ही बिड्स आई है, या 35 ही लोगों ने यहां पर अगर बिड लगाई है, यानी कि बोली लगाई है, अपना अप्लाई किया आईपीओ में, तो सबको एक एक शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं यहां पर वैसे एक शेयर नहीं मिलता, यहां पे लॉट में मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप मान लो 35 ही लॉट हैं। अब 35 लॉट अभी आपके रिटेल के लिए रिजर्व हैं, 35 ही लोगों ने यहां पर अप्लाई किया, तो सबको एक एक लॉट मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई अच्छा आईपीओ आता है तो अब उसमें जो है ना लेने वालों की भीड़ लग जाती है, भाई बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ। अब वो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मान लो 35 लॉट है यहां पर जो कि कंपनी बेच रही है रिटेलर्स को। अब लेने के लिए उसमें 70 लोग आ गए, तो 70 लोग जब उसमें आ गए दैट मींस ये डबल सब्सक्राइब हो गया, 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया, यानी कि 70 लोगों में से 35 लोगों को ही यहां पर आईपीओ अलॉट होगा, यानी एक एक लॉट मिलेगा। अगर ये मान लो अकाउंट 70 से ज्यादा हो जाता है, मान लो 105 तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स 3 टाइम सब्सक्राइब हो गया। 105 लोगों में से यहां पर अब सिर्फ 35 लोगों को ही मिलेगा, यानी कि जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आईपीओ मिलने की। लेकिन एक ही अच्छा साइन भी होता है, अगर कोई आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ये माना जाता है कि आईपीओ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर आईपीओ ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो कई बार आईपीओ जो है 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना भी यहां पर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी कि 50 लोगों में से सिर्फ एक ही को यहां पर आईपीओ अलॉट होगा। सो इतना भी यहां पर आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है। सो यहां पर आपको पता लग गया कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या होते हैं। अगर आपका आईपीओ जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतने आपके अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। टोटली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है जितना आईपीओ आपका सब्सक्राइब होता है। और ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर कंप्यूटराइज लॉटरी चलती है, रैंडम कोई भी यहाँ पर आपका अकाउंट पिक हो जाएगा और उस अकाउंट को शेयर्स अलाउड हो जाएंगे। यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होती फिक्स कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, टोटल ये आपके लक पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल 70 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, टोटल लॉट जो है वो 35 ही अवेलेबल है, तो एक यहाँ पर कंप्यूटराइज लॉटरी लगेगी। अब वो 35 जो उन 70 में से कोई भी हो सकते हैं, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। सो अब एक क्वेश्चन यह आता है, आपने अप्लाई कर दिया तो क्या आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, क्या लॉस भी हो सकता है? अप्लाई करना सेफ होता है? तो मैं आपको यह बता देता हूं, आपको अप्लाई करने से पहले आईपीओ में पूरे उसके फंडामेंटल और आपको पूरी उसका एक ओवरव्यू लेना पड़ता है आईपीओ का, कि आखिर आईपीओ है कैसा, कंपनी है कैसी, वो आईपीओ क्यों लेके आ रही है। ऐसा तो नहीं कंपनी पूरा घाटे में चल रही है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा कंपनी को और वो आईपीओ लेके आई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईपीओ जो है वो नेगेटिव में खोल सकता है। अब बहुत से लोग ना लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। अब लिस्टिंग गेन आप कहोगे लिस्टिंग गेन क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सो अभी एक रिसेंटली आईपीओ आया था जो कि था मोती सन्स ज्वेलर्स। आप देखो यहाँ पर ये ओवरऑल इसने जो डिमांड की थी 151 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसमें जो क्यूआईबी में सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 0.40 टाइम्स हुआ था, और जो हमारा एचएनआई में था वो 19.46 हुआ था, और हमारा रिटेल में था 20.91, यानी कि लगभग 21 लोगों में से किसी एक को ये आईपीओ अलाउड हुआ होगा। अगर इन सब का एवरेज निकाला जाए तो 15.90 का जो हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर टोटल ओवरऑल आया था। अब यहाँ पर जो इसने अपने शेयर्स का प्राइस रखा था वो रखा था 55 रुपीज का, और यहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है वो शेयर्स का वो सिर्फ लॉट्स में होता है, आपको एक सिंगल शेयर नहीं मिलेगा। अप्रोक्स जो हमारे मेन बोर्ड के आईपीओ होते हैं उसमें अप्रोक्स आपको 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते तो यहाँ पर आपको अप्रोक्स 300 शेयर के आसपास का यहाँ पर एक लॉट पड़ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लॉट अलॉट हो जाता, तो उसके बाद
आपको जो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आते वो 55 रुपए के प्राइस पे आते। आपको 55 रुपए एक शेयर का प्राइस पड़ता और एक लॉट के हिसाब से जितने भी शेयर होते आपकी यहां पर कीमत डिसाइड हो जाती। जब आपने अप्लाई किया था 55 रुपए पे अप्लाई किया था। अब जब वो शेयर लिस्ट होगा शेयर मार्केट में यानी कि एनएसई और बीएसई पे जब वो लिस्ट होगा तो उसका प्राइस क्या आएगा। तो यहां पर देखो जैसे ही सब्सक्रिप्शन ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस में यह होता है कि प्राइस जो है अपने इशू प्राइस से ऊपर खुलता है। 55 रुपए पे आपने खरीदा था आईपीओ में और जब वो शेयर मार्केट में ओपन हुआ तो वो सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर 103.90 यानी कि 104 रुपए का अप्रोक्स यहां पर लिस्ट हुआ। आप चाहो तो उसी दिन यहां पर शेयर अपने सेल कर सकते थे। अगर आपको एक लॉट यहां पर अप्रोक्स 15,000 का पड़ा था तो 3 से लेकर 4 दिन के बाद जब भी इसकी लिस्टिंग होती आपको यहां पर 101% का प्रॉफिट हो जाता। दैट मीन्स आपने 15,000 लगाए थे और आपको यहां पर सीधे के सीधे 30,000 रुपए आपके बन जाते। तो ये तो एक ऐसा आईपीओ है जिसमें लिस्टिंग सीधी डबल हो गई। अब ऐसा नहीं कि हर आईपीओ में लिस्टिंग डबल हो जाती है, किसी किसी में नेगेटिव में भी खुलती है, किसी किसी में 10%, 20%, 30% भी खुलता है। तो ये क्या सर तुक्का है? तो ये तुक्का नहीं होता, एक्चुअली ये डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। तो अगर किसी भी आईपीओ की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईपीओ जो है प्लस में खुलेगा, आपको लिस्टिंग गेन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आईपीओ की यहां पर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आईपीओ आपका नेगेटिव खुलेगा और जो आपने इशू प्राइस में आईपीओ लिया है उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, जैसे कि अभी जो रिसेंटली यहां पर एपी फॉर्जिंग्स का यहां पर आईपीओ आया था। अब ओवरऑल जो इसका सब्सक्रिप्शन था वो 23.54 टाइम्स था और यहां पर जो लिस्टिंग हुई थी वो अप्रॉक्स 21% की हुई थी। अब यहां पर आपको मैं मुथूट फाइनकॉर्प के दिखाता हूं। आप देखो यहां पर जो इसकी लिस्टिंग हुई है वो माइनस में हुई है 8% की। उसके अलावा जो सूरज ई स्टेट है वो भी हमारी माइनस में हुई है 7.14 की। और जो आप इसका सब्सक्रिप्शन देखोगे इसका 1.46 टाइम्स हुआ था और सूरज स्टेट का हमारा 1.18 टाइम्स ही हुआ था। अगर मैं मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करूं तो ये अप्रॉक्स 16 टाइम्स के यहां पर सब्सक्राइब हुआ था। सो ये ओवरऑल डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है। सो आपको जीएमपी भी देखनी होती है। मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप ग्रे मार्केट में कोई भी डील करो, वो टोटली इलीगल मार्केट होता है। बट उसके थ्रू लोग एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं अगर ग्रे मार्केट में यानी कि जीएमपी उसकी ज्यादा चल रही है दैट मीन्स वहां पर डिमांड ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो लिस्टिंग होगी हमारी सेकेंडरी मार्केट में यानी कि जो हमारी एनएसई बीएसई पे लिस्टिंग होगी वो प्लस में लिस्टिंग होगी अगर ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है। दैट मीन्स वहां पर जो है ना जीएमपी जो चलती है उसके अकॉर्डिंग लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस मार्केट में। अब कुछ लोग ना सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करते हैं। कुछ कंपनी को क्या है आपको लिस्टिंग गेन भले ही ना मिला हो लेकिन वो आने वाले टाइम में उसके फंडामेंटल ये सब कुछ बहुत अच्छे हैं, उस वजह से वो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। इस वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी जो है आज से पहले क्या काम करती थी, कंपनी की एक्सपर्टीज क्या है, मतलब ओवरऑल आपको सारी डिटेल्स पता करनी पड़ेंगी। अगर वो आपको अच्छी लगती हैं, आपको सेक्टर अच्छा लगता है तो उसके बाद आप यहां पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सो ओवरऑल यहां पर बेसिकली लोग दो तरीके के लिए अप्लाई करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं बट यहां पर दो तरीके ही लोग होते हैं मोस्टली, एक जो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाते हैं और दूसरे जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं। सो आई होप आपके आईपीओ के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी रह गए हैं तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में उन डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं आईपीओ की डिटेल्स डालता रहता हूं। अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी जानकारी उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्री है।